प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और राजस्थान ज्योग्राफी की। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान मिट्टी से संबंधित। राजस्थान मिट्टी से संबंधित हमने लास्ट कक्षा में ये बात की थी कि मृदा अपरदन संबंधी ऐसे कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों की हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत वनोन्मूलन, चारागाह जो क्षेत्र थे उनकी बात की हमने। फिर उसके बाद में जो कृषि प्रणाली हैं उसकी बात की, अवैज्ञानिक ढंग से जो कृषि हैं उसकी बात की। उसके बाद में हमने देखा पवन अपरदन के बारे में। अब हम जो मृदा अपरदन संबंधी समस्याएं हैं उनके संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, मृदा संरक्षण के उपाय कि भी मृदा को मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कारक आता है वृक्षारोपण। देखिए, मिट्टी के संरक्षण में वृक्षारोपण का क्या महत्व है, किस प्रकार सहायक है, ये चीज़ देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों पर हमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है? वृक्षारोपण। साथ साथ में ये क्या कार्य करेंगे? वृक्षारोपण जब पेड़ होंगे तो पेड़ क्या करेंगे? मिट्टी की जो गहराई है या मिट्टी का जो संगठन है उस संगठन को क्या कर देंगे? मजबूत कर देंगे। क्योंकि जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो भूमिगत होती हैं और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल क्या होगी? कठोर हो जाएगी। कठोर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी उत्पादित या फसल हम उगा नहीं सकते हैं, मतलब मुलायम की अपेक्षा ठीक होगी। यहाँ पर अगर कोई पवन भी कार्य कर रही है अपरदन के रूप में तो वह यहाँ से वो मिट्टी उखड़कर दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाएगी या उड़कर वहाँ पर नहीं जाएगी। या यहाँ पर कोई जल अपरदन स्पष्ट हो रहा है तो जो जल का बहाव है वो बहाव क्या होगा? इस मिट्टी को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा और या ये बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएगा। तो ये इन वृक्षों के कारण क्या है? मिट्टी का संगठन अधिक मजबूत हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो बंजर भूमि हमें दिखाई देती है वर्तमान में जिन क्षेत्रों में, या कोई खाली पड़ी ऐसी भूमि दिखाई देती हैं, उन क्षेत्रों में हमें वृक्षारोपण की आवश्यकता है। एक तो हमें आवश्यकता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में हमें वृक्षारोपण करना है। दूसरी बात करेंगे कि जो बंजर भूमि हमें दिखाई दे रही हैं, जो खाली भूमि हमें दिखाई दे रही हैं, उस भूमि का उपयोग हम किस रूप में करेंगे? वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या लगाएंगे? वृक्ष लगाएंगे। और ये वृक्ष हमें सिर्फ एक फ़ायदा नहीं देता है, इसकी अपेक्षा हमें जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो हमें प्रदान करता है। साथ साथ में ईंधन की व्यवस्था करता है, साथ साथ में फल फूलों की व्यवस्था करता है। तो वृक्षारोपण एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा हमारे लिए और मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है माना जाता है किसको? वृक्षारोपण को। अब देखिए, दूसरा कारक है मृदा संरक्षण हेतु फसल चक्र। देखिए, कृषि करते हैं तो हम क्या करते हैं? फसलों का जो उत्पादन है उस उत्पादन में हम क्या करते हैं? बढ़ोतरी करना चाहते हैं। और जो फसल हमें अत्यधिक लाभ देती हैं हम उसी फसल को बार बार बोते रहते हैं। तो जो जोता गया क्षेत्र है, जोते गए क्षेत्र के अंतर्गत मान लो यहाँ पर कोई भी
फसल हैं, जैसे कपास है, इस कपास का उत्पादन कर रहे हैं, इसको हम उत्पादित कर रहे हैं। तो लगातार हम कपास को उत्पादित करेंगे तो जो मिट्टी में रक्षात्मक तत्व होते हैं वो तत्व धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो हमें फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र के अंतर्गत क्या होता है कि पहले वर्ष के हम 3 भाग कर लेते हैं, एक वर्ष के हम 3 भाग कर लेते हैं, या हम ये कर सकते हैं अपने एक खेत के 3 हिस्से कर लेते हैं। इन दोनों हिस्सों में क्या है, हम फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों हिस्सों का उत्पादन करेंगे, ये हिस्सा खाली रह गया, फिर क्या करेंगे, फिर सिर्फ एक हिस्से को उत्पादित कर लेंगे या इन 2 हिस्सों को उत्पादित कर लेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। तो हमें फसल चक्र को भी अपनाना है और जो भूमि का चक्र है वो भी अपनाना है। सिर्फ एक ही फसल को हमें बार बार उत्पादित नहीं करना, कभी गेहूं, कभी चना, कभी सरसों, इस प्रकार से कभी कपास आ गया, गवार आ गया, ज्वार आ गया, बाजरी आ गई, इस प्रकार से हमें फसलों का जो फसल चक्र है उसको अपनाना चाहिए। साथ साथ में ये जो हम भूमि छोड़ रहे हैं ये होती है प्रतिभूमि, इस प्रतिभूमि को भी हमें छोड़ना चाहिए। साथ साथ में फसलों को बदलकर बोना और साथ साथ में हमें क्या करना है, प्रतिभूमि का भी उपयोग करना है कि वर्ष के कुछ समय के लिए हमें उस भूमि को खाली रखना है। खाली रखने के कारण क्या है, धीरे धीरे उसमें पोषक तत्वों की ग्रोथ हो जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा फसल चक्र का। अब आगे देखिए, तीसरा जो कारक है इसके अंतर्गत मेड़बंदी। देखिए मेड़बंदी क्या होती है, जहां पर जिस क्षेत्र का ढाल अधिक होता है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र इस प्रकार से फैला हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ढाल दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, यहाँ पर कोई भी अपर्दन का एक कारक मान लो जल है वो कार्यरत है, तो जल का जो वेग होता है उस वेग को यहाँ पर दुगना बल मिलता है, क्योंकि ढाल भी उसी क्रम में देखा जा रहा है। जब इसको वेग मिलेगा तो यहाँ की मिट्टी क्या है, आगे वाले स्थानों में चली जाती हैं। तो यहाँ कुछ समय के बाद में फसलों का उत्पादन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गिरावट हो जाएगा। यहाँ की जो मिट्टी की उर्वरकता है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस स्थान पर क्या करना है, इस प्रकार से मेड़बंदी करनी है। यहाँ पर करने के बाद में यहाँ पर कोई भी जल का कार्य, अपर्दन का कार्य करेगा तो यहाँ की जो मिट्टी है वो यहीं रह जाएगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेड़बंदी बोल रहे हैं। और वो उपजाऊ मिट्टी उसी स्थान पर बनी रहे, जिसके कारण क्या है, फसलों का उत्पादन अधिक होगा। और ये जो मेड़बंदी है, ये मेड़बंदी मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर जल अपर्दन हमें स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए चौथा कारक है चारागाह है क्षेत्र। देखिए गांव में बात करें, हम शहरों में बात करें, नगरों में बात करें, तो इनके बाहर का जो क्षेत्र होता है, गांवों के बाहर का क्षेत्र, शहरों के बाहर का क्षेत्र, नगरों के बाहर का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, पशु ऐसे खुले वातावरण में चरने चले जाते हैं और वो एक सीमित क्षेत्र को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब चारागाह क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी,
धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा था मृदा अपरदन के अंतर्गत क्या होता है कि जो पशु होते हैं वो पशु वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरक कर जाते हैं। अंतिम बिंदु तक चरक कर जाएंगे तो यहाँ की मिट्टी का जो संगठन है वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और यहाँ पर अपरदन के कार्य तेज गति से होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, एक निश्चित चारागाह क्षेत्र बनाना है और उसी क्षेत्र में पशुओं को चरने के लिए भेजना है। ठीक है, ये नहीं कि इस स्थान पर जो चारागाह क्षेत्र है यहाँ पर चर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर, ये नहीं, एक पर्टिकुलर निश्चित एरिया बना दीजिए, वहीं पर वो चारागाह क्षेत्र उपयोग में पशुओं के लिए लिया जाएगा, अन्यथा दूसरा क्षेत्र उपयोग में नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे मिट्टी का जो संगठन है वो मजबूत बना रहेगा, उसमें पोषक तत्व है जो हैं वो भी बने रहेंगे, उसके सुरक्षात्मक जो तत्व हैं उनकी भी पूर्ति होती रहेगी। उसके बाद में तालाबों का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी अपरदन के लिए तालाबों का निर्माण करना चाहिए। किन क्षेत्रों में करना चाहिए, जो क्षेत्र समुद्र तल से अधिक ऊंचा है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो या कोई ऐसा पर्वतीय, इससे ऊपर का जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में हमें क्या करना है, उसके नीचे वाले स्थान में देखिए ये कोई पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र आ गए, तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, तालाब बनाना है, या इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर कोई न कोई ऐसी चीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर जो भी जल आएगा वो जल कहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या फिर इससे आगे की बात करेंगे तो जल यहाँ आ जाएगा। तो ये मिट्टी यहाँ से जल क्या लेकर आएगा, मिट्टी लेकर आएगा। तो इस प्रदेश की मिट्टी इसी प्रदेश में रह जाएगी, दूसरे प्रदेश में जो बी प्रदेश है उस बी प्रदेश में नहीं जाएगी, सिर्फ यही ए प्रदेश के अंतर्गत ही रह जाएगी। तो ये मिट्टी का जो अपरदन है वो अपरदन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा है मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं उन उपायों के बारे में। अपरदन किस प्रकार से होता है, किन कारणों से होता है वो देखा और इसके उपाय हमने देखे। अब देखिए अपना जो लास्ट टॉपिक है वो इसके अंतर्गत है कि राजस्थान की जो मिट्टी है उस मिट्टी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण उत्पादन क्या होता है, कम होता है। वो समस्याएं कौन कौन सी है ये देखिए। राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्या, सबसे पहले जैविक उर्वरकता में कम। मिट्टी की जो जैविक शक्ति है, जैविक उर्वरकता है, वो क्या है, कमज़ोर है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमें दिखाई देती है। कैसे, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देखा जाए धीरे धीरे क्या हुआ है, खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, धीरे धीरे क्या हुई है सॉरी, खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किसके कारण हुई है, ये चीज़ देखिए। हमने देखा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जनसंख्या भी बढ़ रही है और जनसंख्या के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता है तो हमें धीरे धीरे जो उत्पादन है उस उत्पादन को भी क्या करना है, बढ़ाना है। हमने उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस मिट्टी की उर्वरकता को क्या कर दिया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। कैसे, हमने किसका प्रयोग किया है, हमने रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है,
रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया है। उसके कारण क्या है, फसलों का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन मिट्टी की जो उर्वरकता है वो उर्वरकता धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। और इसके कारण क्या होगी, मिट्टी में जो फसलों का उत्पादन है वो वर्तमान में क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो परंपरागत कृषि थी, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक कृषि थी, उस कृषि को, या हम कह सकते हैं कार्बनिक कृषि को हमें अपनाना चाहिए, जिसमें रासायनिक नहीं बल्कि प्राकृतिक खाद की आवश्यकता थी, प्राकृतिक उर्वरकों की आवश्यकता थी। उसके द्वारा क्या होता है, फसलों का उत्पादन भी अधिक होगा और साथ साथ में क्या होगा, मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी जो समस्या है राजस्थान के अंतर्गत वो है जलाधिक्य की, जलाधिक्य संबंधी समस्या। ये समस्या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में देखी जा रही है। जैसे हम बात करेंगे राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में क्या है, जल भरपूर मात्रा में देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पर IGNP दिखाई देती है, फिर यहाँ पर वर्षा का जो वितरण है वो वर्षा का वितरण भी ठीक है अन्य राजस्थान के क्षेत्र की अपेक्षा। तो जो नहरों की बात करेंगे, जो नहरी क्षेत्र है राजस्थान का, सबसे अधिक नहरों की बात करेंगे तो वो यहाँ पर अधिक दिखाई देती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें प्रमुख है IGNP, इंदिरा गांधी नहर। और इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जल अधिक स्पष्ट होता है, मतलब जो मिट्टी में नमी है वो नमी अधिक स्पष्ट होती है। जब मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होगी तो जो लवणीय तत्व हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या आ जाती है, सफ़ेद परत आ जाती है मिट्टी के ऊपर, और वो फसलों के उत्पादन के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सैम की समस्या। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सैम समस्या। तो इसके लिए हमें बहुत से तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे जिप्सम की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें क्या करना है कि इन क्षेत्रों में जब जल अधिक आता है तो उस समय हमें क्या बनानी चाहिए, छोटी छोटी नालियाँ बनानी चाहिए, और नालियों के माध्यम से वो जल उस स्थान से आगे वाले स्थान पर चला जाएगा। धीरे धीरे वो कहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में आ जाएगा। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है कि जहाँ पर जलाधिक्य जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, वहाँ पर हमें छोटी छोटी नालियों के माध्यम से उस जल का निस्तारण करना है, जिससे वो जल अधिक दिखाई नहीं देगा और वो वहाँ पर सैम जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, और ये हमें मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होगी। तीसरा देखिए राजस्थान की मिट्टी संबंधी, पोषक तत्वों की समस्या है किस क्षेत्र में, अर्धशुष्क के क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्रों में पोषक तत्वों की समस्या कैसे, देखिए अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्टेपी प्रकार की जलवायु है और वहाँ पर कैसा क्षेत्र मिल रहा है आपको, घास का क्षेत्र मिल रहा है, और ये उगी हुई घास मिट्टी की जितनी भी उपजाऊपन है, जितनी भी पोषकता है, उस पोषकता को ये घास क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, और फिर इस घास का उपयोग चारागाह के रूप में पशु करते हैं। तो वहाँ पर सारी की सारी ये मिट्टी हैं, इस मिट्टी की पोषकता घास में आ गई और यहाँ इस घास को पशुओं ने चरक कर लिया,
अब कमज़ोर क्या चीज़ हुई है, कमज़ोर मिट्टी हो गई, यहाँ से जो पोषक तत्व थे वो यहाँ से निकल गए हैं। तो हमें जो उगी हुई घास है उस घास का निस्तारण करना है। और राजस्थान में आपने देखा होगा कि जयपुर के क्षेत्र में कांग्रेस घास है, जो कांग्रेस घास, उस कांग्रेस घास को ख़त्म करने का एक अभियान भी चलाया गया है। वो इसी के कारण, ताकि ये जो मिट्टी है इस मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। लास्ट जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है वो है मरुस्थलीकरण का प्रसार। अब देखिए, राजस्थान में 2/3 क्षेत्र में लगभग 60% के आसपास हमें मरुस्थल दिखाई दे रहा है। ये मरुस्थल धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि मरुस्थल का फैलाव हो रहा है, बल्कि देखिए एक होता है मरुस्थल का फैलाव और एक होता है मरुस्थलीकरण। दोनों में अंतर होता है। मरुस्थल का फैलाव यही मरुस्थलीकरण नहीं है। मरुस्थल का फैलाव मतलब पहले तो इतने क्षेत्र में था मरुस्थल, अब धीरे धीरे इतने क्षेत्र में हो गया, कुल क्षेत्र हो गया इसका ये, ठीक है। ये तो हो गया मरुस्थल का फैलाव। लेकिन मरुस्थलीकरण क्या होता है, पहले इतने क्षेत्र में था, अब क्या है कि ये इतना क्षेत्र सही हो गया, आगे वाला क्षेत्र इतना ही मरुस्थल से प्रभावित हो गया। अब देखिए, अब ये क्षेत्र इतना रह गया, पहले क्या था, मान लीजिए इतना था, अब ये क्षेत्र इतना आ गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये तो सही हो गया, लेकिन आगे वाला क्षेत्र भी उतना ही हो गया। तो इसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। धीरे धीरे वो मरुस्थल क्या है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एरिया उसका उतना ही रहता है। तो ये जो मरुस्थलीकरण हमें दिखाई दे रहा है, इसके कारण क्या है, जो शुष्क जलवायु है वो शुष्क जलवायु हमें मिट्टी की पोषकता को कम करने में स्पष्ट होती है। और इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक संस्था भी है, काजरी, जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काजरी नाम की संस्था है। इस प्रकार से कई ऐसे शोध कर रही हैं कि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उस मरुस्थलीकरण को रोका जाए, और साथ साथ में ऐसे जो वृक्ष हैं जो शुष्क क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं, जैसे होहोबा, जोजोबा, इस प्रकार की जो इजराइल से डेवलप हैं, उन वृक्षों को इन मरुस्थलों में उगाया जाए ताकि इस मरुस्थलीकरण का विस्तार रोका जाए। तो ये हमने राजस्थान की मिट्टी संबंधी सारी बात कर ली है। वर्गीकरण देखा 2 तरीके से, उसके बाद में मृदा अपरदन, उसकी संरक्षण के उपाय और मिट्टी की, राजस्थान की मिट्टी की समस्या। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।